एक जंगल में रानो चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। वो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए सब्जियां बेचती थी। सब्जियां ले लो, सब्जियां, हरी और ताजी सब्जियां। ऐसे ही एक दिन गुड़िया बेटी, तुम अपना छोटी बहन का ध्यान रखना। मैं सब्जियां बेचने जा रही हूँ। जी माँ, मैं चिंकी का अच्छे से ध्यान रखूंगी। आप बेफिक्र होकर जाइए। जिसके बाद रानो चिड़िया अपने सब्जी का दुकान की ओर निकल पड़ती है। सब्जियां ले लो, सब्जियां, हरी और ताजी सब्जियां। मम्मा, हम लोग का घर बहुत ही कमजोर हो चुका है। इसे यदि जल्द ही मरम्मत नहीं किया गया तो ये बारिश होने पर टूट जाएगा। बेटी, हमारे पास तो उतने पैसे नहीं है कि हम लोग एक नया घर बना सकते हैं, इसलिए अभी इसमें ही काम चलाना पड़ेगा। हर रोज की तरह रानो चिड़िया आज भी सब्जी बेच रही थी। सब्जियां ले लो, सब्जियां, हरी और ताजी सब्जियां। रानो चिड़िया के इतना बोलते ही उसकी दुकान में भीड़ लग जाती है और देखते ही देखते रानो चिड़िया का सारा सब्जी बिक जाता है, जिसे देख वो बहुत खुश होती है। अच्छा हुआ कि आज मेरा सारा सब्जी बिक गया। आज मैं जाते समय कुछ लकड़ियां ले जाऊंगा। ऐसा सोच रानो चिड़िया लकड़ियां खरीदकर अपने घर के लिए निकल जाती है। तभी आधे रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, इस बारिश को भी अभी आना था। मेरा घर टूटा हुआ है, उसमें मेरा दो दो बच्चे हैं। उन्हें यदि कुछ हो गया तो मैं नहीं रह पाऊंगी। हे भगवान, मेरे बच्चों का रक्षा करना। जिसके बाद रानो चिड़िया अपना लकड़ी लेकर और भी तेज उड़ने लग जाती है। मम्मा, अच्छा हुआ कि आप आ गई। हमारा घर टूट गया है, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? बेटी, चलो हम लोग कालू भैया के पास मदद मांगते हैं, शायद वो हमारे मदद कर दे। ऐसे सोचकर रानो चिड़िया अपने दो दो बच्चों को लेकर कालू कौवे के पास जाती है। कालू भैया, दरवाजा खोलिए। जो भी हो, यहाँ से चली जाओ। मैं अभी दरवाजा नहीं खोलने वाला। ऐसा बोलकर कालू कौवा दरवाजा नहीं खोलता। ऐसे ही रानो चिड़िया बहुत से पक्षियों से मदद मांगती है, लेकिन रानो चिड़िया का मदद कोई भी पक्षी नहीं करता। तब बेचारी रानो चिड़िया एक पेड़ के ऊपर दो दो बच्चों को लेकर बैठ जाती है। रानो चिड़िया को ऐसे बारिश में भीगते देख एक परी को रानो चिड़िया पर बहुत दया आता है और वो रानो चिड़िया के पास आती है। रानो चिड़िया, तुम ऐसे बारिश में क्यों भीग रही हो? तब रानो चिड़िया सारी बात उस परी को बता देती है। अच्छा, तो तुम्हारा ये बात है। ये लो जादुई घास का घर, इसमें तुम्हारा खाने का सामान भी मिलेगा। जिसके बाद रानो चिड़िया परी का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। परी वहाँ से चली जाती है और रानो चिड़िया अपना जादुई घास के घर में रहने लगती है और खुशी खुशी बारिश का मौसम बिताने लग जाती है। उस समय पहले की बात है, एक जंगल में बाजू चील नाम का एक शिकारी पक्षी रहता था। बाजू चील एक बहुत ही खतरनाक और जालिम चील था। बाजू चील जिस जंगल में रहता था, उसी जंगल में एक चिड़िया का परिवार भी रहता था। चिड़िया का परिवार में बंटी कबूतर, रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया रहती थी। बंटी कबूतर अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सेठ के घर में काम करता था। रानो चिड़िया, मेरा काम से लौटने में देरी हो जाएगी। तुम लोग खाना खा लेना, मैं वहीं पर खाना खा लूंगा। इतना कहकर बंटी कबूतर काम पे चला जाता है। मम्मा, मुझे खाना बनाना नहीं आता। आप मुझे खाना बनाना सिखा दीजिए। नहीं गुड़िया बेटी, तुम बहुत छोटी हो, तुम खाना बना नहीं सकती। गुड़िया अभी बहुत छोटी थी, इसलिए रानो चिड़िया उसे खाना बनाना नहीं सिखा रही थी। लेकिन गुड़िया के जिद के आगे रानो चिड़िया को हारना पड़ता है
और रानो चिड़िया गुड़िया को खाना बनाने सिखाती है। इतने में शाम हो जाती है। आज मेरा कगार मिला है, एक काम करता हूँ, कुछ मिठाइयाँ ले लेता हूँ। गुड़िया को मिठाइयाँ बहुत पसंद है, उसे मिठाइयाँ दूंगा तो वो बहुत खुश होगी। ऐसा सोचकर बंटी कबूतर मिठाइयाँ का दुकान में जाता है और कुछ मिठाइयाँ ले लेता है। बंटी कबूतर को कगार मिलने की खुशी में वो मिठाई लेकर जा रहा था। वो दुष्ट चील से अनजान था। जैसे ही बंटी कबूतर आधे दूर जाकर रुकता है, तब दुष्ट बाजू चील उसके ऊपर झपट पड़ता है और बंटी कबूतर को मार कर खा जाता है। यह सब पास के डाली में बैठे हरे तोता देख रहा था। हे भगवान, इस दुष्ट बाजू चील ने तो बंटी कबूतर को भी नहीं छोड़ा। अब रानो और गुड़िया का क्या होगा? शायद रानो और गुड़िया बंटी कबूतर के घर लौटने का इंतजार कर रहे होंगे। मुझे उन्हें बताना होगा कि बंटी कबूतर इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसा सोच हरे तोते रानो चिड़िया के घर जाता है और उसे सारी बात बता देता है। ये सुनकर रानो चिड़िया और गुड़िया खूब रोती है। रानो चिड़िया का मानो तो पूरा दुनिया ही उजड़ गया था, फिर भी रानो चिड़िया अपने बेटी के लिए संभल जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दीजिए ना। हे भगवान, मैं अपने बच्चे को अब क्या खाने दूं? घर में तो कुछ खाने का है ही नहीं। मम्मा, मैंने घर का खाना बहुत खाया है, आज क्यों ना जंगल चले? जंगल में फल तोड़कर खाने में बहुत मजा आएगा। रानो चिड़िया अपना बेटी गुड़िया को भूखा रखना नहीं चाहती थी, इसलिए जंगल जाने के लिए मान जाती है। हाँ बेटा, चलो जंगल में ही फल तोड़कर खाएंगे। जिसके बाद रानो चिड़िया और गुड़िया जंगल के लिए निकल जाती है। कुछ देर उड़ने के बाद गुड़िया बोलती है, मम्मा मम्मा, मेरा पंख बहुत दुख रहा है, मैं और आगे नहीं जा सकती, मैं कुछ देर के लिए यहीं पर रुक जाती हूँ। जिसके बाद रानो चिड़िया और गुड़िया रुक जाते हैं। जहाँ पर वो दोनों रुकते हैं, वहाँ के पास में बहुत सारा बांस रहता है। गुड़िया बेटी, हम लोग को दाना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग को मिल गया, खाना मिल गया। मम्मा, ये आप क्या बोल रही है? हम लोग को खाना तो कहीं नहीं मिला है। नहीं बेटा, हम लोग को खाना मिल गया है। देखो, बांस के पौधे के पास कुछ छोटे छोटे बांस उगे हैं, उसे हम लोग खा सकते हैं। आप ये क्या बोल रही है मम्मा? बांस भी भला कोई खाने की चीज होती है? हाँ गुड़िया बेटी, छोटे बांसों को खाया भी जाता है, इसे खाने मेरा मम्मा ने सिखाया था। ये बांस खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, लो तुम भी खाकर देखो। मम्मा, सच में ये बांस तो बहुत ही स्वादिष्ट है। जिसके बाद रानो चिड़िया और गुड़िया मिलकर बहुत सारे छोटे बांस तोड़ लेते हैं और उसे लेकर अपने घर के लिए निकल जाती है। मम्मा, हम लोग ने तो ये बांस बहुत खाए, आप इन बांसों से कुछ नया पकवान बना दीजिए, वो खाने में और भी स्वादिष्ट लगेगा। जिसके बाद रानो चिड़िया उन बांसों से नया पकवान बनाने के लिए किचन में जाती है और रानो चिड़िया बहुत सोचती है। बहुत देर तक सोचने के बाद रानो चिड़िया बांस के पकोड़े बनाती है। इसके बाद रानो चिड़िया गुड़िया को बुलाकर बांस के पकोड़े खाने लगती है। मम्मा मम्मा, ये बांस के पकोड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट है, इसे हम लोग यदि बेचे तो हम लोग का बहुत फायदा होगा। और अभी ठंड के मौसम में चिड़िया ज्यादा पकोड़े ही खाते हैं, तो मम्मा चलिए हम लोग और भी बांस लेकर आएंगे और उसे पकोड़े बनाकर बेचेंगे। जिसके बाद रानो चिड़िया और गुड़िया मिलकर बहुत सारे बांस ले आते हैं और उसके पकोड़े बनाकर रानो चिड़िया बेचने लग जाती है। बांस के पकोड़े ले लो, बांस के पकोड़े, गर्मा गर्म बांस के पकोड़े।
रानो चिड़िया का आवाज सुनकर बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं और रानो चिड़िया का बांस के पकोड़े बहुत जल्द खत्म हो जाते हैं और रानो चिड़िया का पहले दिन ही बहुत अच्छी कमाई होती है। ऐसे ही रानो चिड़िया बांस के पकोड़े बनाकर बेचती है और कुछ ही दिनों में बहुत ही अमीर बन जाती है और एक नया घर खरीद लेती है और खुशी खुशी रहने लगती है। रानो चिड़िया के 3 बच्चे थे और रानो चिड़िया का पति एक बीमारी के कारण अंधा हो गया था, इसलिए उसका परिवार बहुत ही गरीब हो गया था। चलो चलो घर को खाली करो, एक पैसा तक नहीं दिया है तुमने मुझे। अपना बाप का घर समझा है क्या? मकान मालिक जी, मेरा पति का आंखों की रोशनी चली गई। मैंने जितना भी पैसा जमा करके रखा था वो भी उसके इलाज में खत्म हो गए। मैं अब अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? तुम कहाँ जाओगी? मुझे क्या लेना? मैं 1 घंटे बाद नए किराएदारों के साथ आऊंगी। घर एकदम खाली हो जाना चाहिए। ऐसा धमकी देकर कालू सेठ वहां से चला जाता है। रानो चिड़िया बहन, अब तुम कहाँ जाओगी? क्या तुमने कोई ठिकाना ढूंढा है? नहीं कबूतर भैया, अब तक तो मुझे कोई भी रहने का ठिकाना नहीं मिला है। मेरा 3 बच्चे एक सब कोई मना कर देते हैं और जो कोई भी राजी होता है वो पहले 6 महीने का किराया मांगता है। मैं भला इतना पैसा कहाँ से लाऊं? मेरा एक तोता दोस्त है जो मेरे कहने पर आपको रख लेगा और वो पहले घर का किराया भी नहीं लेगा, लेकिन उसका पत्नी बहुत खड़ूस है। वो महीना पूरे होते ही घर का किराया बिजली का बिल के साथ मांगेगी। कबूतर भैया, आप मुझे उस तोते के घर ले चले। वो पहले किराया नहीं मांग रहा है, मेरे लिए यही काफी है। मैं घर का किराया महीने महीने दे दिया करूंगी। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चे और सारा सामान के साथ तोते के घर के लिए निकल जाती है। मीठू तोते का घर उन सबको बहुत अच्छा लगता है। देखो मेरा घर कितना बड़ा है, इसमें तुम्हारे 3 बच्चे और तुम दोनों आराम से रह सकती हो। हाँ मालकिन, आपका घर तो बहुत ही अच्छा है। कबूतर के कहने पर मैं तुमसे पहले किराया नहीं ले रही हूँ, लेकिन याद रखना हर महीने समय पर किराया आ जाना चाहिए, वो भी बिजली के बिल के साथ। इतना कहकर हरी तोती वहाँ से चली जाती है। मुझे बहुत जोरों की पानी प्यास लगी है, मैं नदी से पानी पी कर आता हूँ। इतना कहकर रानो चिड़िया पानी पीने के लिए नदी चली जाती है। अब रानो चिड़िया जैसे ही घर लौटने वाली थी कि तभी एक बूढ़ी चिड़िया छोले भटूरे बेचने आती है। छोले भटूरे ले लो, छोले भटूरे। बेटी, तुमको 1 प्लेट छोले भटूरे खाना ही होगा। लेकिन माताजी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। हाँ तो क्या होगा, तुम छोले भटूरे खा लो। रानो चिड़िया छोले भटूरे खाना नहीं चाहती थी, लेकिन बूढ़ी माँ के जिद के कारण खाना पड़ता है। माँ जी, आपके छोले भटूरे तो बहुत ही स्वादिष्ट है, क्या आप भी मुझे छोले भटूरे बनाना सिखाएंगी? हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं। दूसरे दिन बूढ़ी माँ जी रानो चिड़िया को छोले भटूरे बनाना सिखाती है। रानो चिड़िया छोले भटूरे बनाकर दूसरे जंगल चली जाती है और वहाँ छोले भटूरे बेचने लग जाती है। छोले भटूरे बेचने के कारण रानो चिड़िया का अच्छी खासी कमाई होती है। रानो, घर का किराया देने में और सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं। क्या तुमने पैसा जमा करके रखा है? हाँ जी, मैं 500 रुपए जमा करके रखी हूँ। 500 रुपए? घर का किराया तो 1000 रुपए है। हाँ जी, मुझे पता है। और 3 दिन बचे हुए हैं ना,
3 दिन में 500 रुपए हो जाएंगे। अगले दिन रानो चिड़िया छोले भटूरे बेचने जाती है, लेकिन तभी जोरों की बरसात शुरू हो जाती है। हे भगवान, मेरे छोले भटूरे भीग रहे हैं, मुझे घर जाना होगा। इतना कहकर रानो चिड़िया अपना छोले भटूरे उठाकर घर के लिए निकल जाती है। हे भगवान, जैसे कल बारिश ना हो ताकि मैं छोले भटूरे बेचने जा सकूं। रानो चिड़िया इतना बोलकर सो जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरी रात बारिश होती है और अगले दिन भी बारिश नहीं रुकती। ये बारिश तो आज भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो मैं छोले भटूरे नहीं बेच पाऊंगी। हाँ, पहले के लोग जैसे घास फूस का घर बनाकर रहते थे, वैसा मैं एक ढाबा बना लूंगी और उसी में छोले भटूरे बेचूंगी। इतना बोलकर रानो चिड़िया पत्तों का ढाबा बनाने लग जाती है। कुछ देर के मेहनत के बाद रानो चिड़िया का ढाबा तैयार हो जाता है, जिसके बाद रानो चिड़िया अपने तीनों बेटी को ढाबे में ले आती है और छोले भटूरे बेचने लग जाती है। रानो चिड़िया के गरम गरम छोले भटूरे की खुशबू दूर दूर तक जाती है, जिससे बहुत सारा ग्राहक आते हैं। ऐसे ही रानो चिड़िया छोले भटूरे बेचकर बहुत अमीर बन जाती है और एक नया घर भी खरीद लेती है और खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदरबन के जंगल में रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। रानो चिड़िया अपने छोटे से बगीचे में खेती करती थी और उसी से रानो चिड़िया का गुजारा चलता था। एक दिन रानो चिड़िया अपने घर के बाहर अपने दोनों बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी रानो चिड़िया को आसमान में मंडलाती एक खतरनाक चील दिखाई पड़ता है, जिसे देख रानो चिड़िया बहुत डर जाती है। हे भगवान, ये चील हमें देख ना ले। ऐसे रानो चिड़िया सोच ही रही थी कि तभी रानो चिड़िया के बच्चों के पास वो चील आ जाता है। आज इन बच्चों को खाकर तो मजा ही आ जाएगा। रुकिए रुकिए चील भैया, आप यदि मुझे और मेरे बच्चों को खाएंगे तो आपका ना ही पेट भरेगा, ना ही आपको कोई स्वाद आएगा, क्योंकि हम सब छोटे पक्षी हैं। ये चिड़िया सच बोल रही है। ये और इनके 2 बच्चे बहुत छोटे हैं। चील भैया, यदि आपको अपना भूख मिटाना है तो चले जंगल में किसी बड़े पक्षी को ढूंढते हैं। ठीक है चिड़िया, चलो, लेकिन जंगल में कोई बड़ा पक्षी नहीं मिला तो मैं तुम्हें और तुम्हारा बच्चों को खा जाऊंगा। ऐसे बोलकर वो दोनों जंगल में बड़े पक्षियों की खोज में निकल जाते हैं। वो दोनों घने जंगल में चले जाते हैं और इधर उधर बड़े पक्षियों को खोजने लग जाते हैं। वो दोनों बहुत सारे जंगलों में घूमते हैं, लेकिन उन दोनों को कहीं भी बड़े पक्षी दिखाई नहीं देता है। तब थक हार कर रानो चिड़िया और वो चील एक पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। चील भैया, मुझे बहुत जोरों की पानी प्यास लगी है। मैं पास के कुएं के पास से पानी पीकर आती हूँ। ऐसा बोलकर रानो चिड़िया कुएं के पास चली जाती है और कुएं से पानी पीने लग जाती है कि तभी रानो चिड़िया को कुएं में अपनी परछाई दिखती है। तब रानो चिड़िया के मन में एक तरकीब आता है और पानी पीकर सीधे चील के पास जाती है। चील भैया, मुझे बड़ा पक्षी मिल गया, वो भी आपके जैसा चील है। वो चील कुएं में छुपे हैं, आप जल्दी से जाकर उस चील को मारकर खा जाएं। रानो चिड़िया के इतना बोलते ही वो चील कुएं की तरफ चला जाता है। जब वो चील कुएं के पास पहुंचकर कुएं के नीचे पानी को देखता है, तब उस चील को अपना ही परछाई दिखाई पड़ता है। तब वो चील अपना परछाई को देखकर बिना कुछ सोचे समझे कुएं में कूद जाता है, लेकिन कुएं के अंदर कोई बड़ा पक्षी नहीं मिलता। लेकिन कुएं में पानी होने के कारण चील का पंख पूरी तरह से भीग जाता है और वो चील कुएं में डूबकर मर जाता है और रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ
खुशी खुशी रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में रानो नाम की एक चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। आजकल जंगल में गर्मी का मौसम चल रहा था, इसीलिए जंगल के सभी चिड़ियाओं को दाना लेने के लिए दूर जाना पड़ रहा था। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं जाकर दाना लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर रानो चिड़िया दाना लेने के लिए चली जाती है। रानो चिड़िया बहुत दूर तक जाती है, लेकिन उसे दाना कहीं भी नहीं मिलता। तब रानो चिड़िया और भी आगे जाती है। तभी रानो चिड़िया को कुछ दाना मिल जाता है। तब रानो चिड़िया उस दाना को उठाकर अपने घर की तरफ निकल जाती है। मेरा भूख के कारण तो बुरा हाल हो रहा है। रानो चिड़िया, ये दाना तुम कहाँ से लाई? इस जंगल में तो दाना मिल ही नहीं रहा। हाँ गोरी बहन, इस जंगल में दाना नहीं मिलता, इसलिए मैं दूसरे जंगल से इन दानों को ले आई। लेकिन रानो चिड़िया, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मैं उतना दूर उड़ उड़ कर नहीं जा सकता। गोरी बहन, तुमको यदि दाना चाहिए तो उतना दूर तो जाना ही पड़ेगा। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गोरी कभी आसपास में दाना ढूंढने के लिए लग जाती है। तभी कुछ दूर जाने पर गोरी कवि को कुछ दाना पड़े हुए मिलते हैं। रानो चिड़िया तो मूर्ख है, इतना दाना यहाँ पर रहते हुए भी वो दूसरे जंगल दाना लेने गई थी। ऐसा बोलकर गोरी कवि उन दाना को लेने के लिए जाती है, लेकिन गोरी कवि को नहीं पता था कि पेड़ के पीछे एक चील बैठा हुआ है। जैसे ही गोरी कवि दाना लेने के लिए जाती है, तभी वो चील एक जाल गोरी कवि के ऊपर फेंक देती है। मैं कितना देर से भूखी प्यासी अपना शिकार का इंतजार कर रहा था, और अभी यदि फंसा तो वो भी काली कौवी। लेकिन कोई बात नहीं, आज मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, आज मैं इसे ही पकाकर खा जाऊंगी। नहीं नहीं चिल्ली, मैं बहुत पतली हूँ, इससे अच्छा आप एक मोटी चिड़िया को पकड़ लीजिए। मुझे खाने में भी कोई स्वाद नहीं आएगा। हाँ हाँ, मैं अपना हाथ में आया शिकार को कभी नहीं छोड़ता। ऐसे बोलकर वो चील गोरी कवि को पकाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने लग जाती है। रानो चिड़िया, क्या तूने गोरी कवि को देखा है? वो सुबह से गायब है, अभी तक घर वापस नहीं आई। हाँ हाँ कालू भैया, मैं जब दाना लेकर आ रही थी तब गोरी दाना लेने के लिए पहाड़ी की तरफ जा रही थी। ये सुनकर कालू कौवा तुरंत पहाड़ी की तरफ निकल जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि गोरी कवि जाल में फंसी हुई है और दुष्ट चील गोरी कवि को पकाने की तैयारी में लगी हुई है। तभी कालू कौवा उस चील के पास जाता है और बोलता है, चील दी, आपने बहुत अच्छा किया कि पकाने के लिए मेरा पत्नी गौरी कवि को लिया। वो मुझसे बहुत लड़ाई करती है। ओ जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो आपसे कभी भी झगड़ा नहीं किया हूँ। मुझे पता है गौरी कवि, तुम अभी चील दी के सामने झूठ बोल रही हो, लेकिन चील दी आप इसके बातों में ना आए। और हाँ, हम पक्षियों को पकाने के लिए एक सीक्रेट मसला होता है, उसे मैं अभी लेकर आती हूँ, उससे और भी स्वादिष्ट बढ़ जाएगा। हाँ हाँ कालू, तुम उस मसला को ले आओ, उसके बाद मैं तुमको थोड़ा बहुत चखने के लिए दे दूंगा। जी चील दी, मैं अभी गया और अभी आया। ऐसा बोलकर कालू कौवा जंगल की तरफ निकल जाता है और कुछ जहरीले पत्ते लेकर चील के पास आता है और उसमें उन जहरीले पत्तों को मिला देता है और बोलता है, चील दी, आप मेरा पत्नी को इसमें डालने से पहले आप स्वाद चेक कर ले कि अच्छे से नमक हुआ है या फिर नहीं। जिसके बाद चील चेक करने लग जाता है। जैसे भी चील चेक करता है तभी उसका जहर पानी पीने के कारण मौत हो जाता है और कालू कौवा खुशी खुशी अपना पत्नी गौरी को लेकर वहां से चला जाता है। इस कहानी से हमें सीखने के लिए मिलता है कि हमें कठिन समय पर घबराना नहीं चाहिए और अपने बुद्धि से काम लेना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में बहुत सारा चिड़िया रहता था। उनमें से एक थी रानो चिड़िया, जो कि बहुत गरीब थी। रानो चिड़िया का एक बेटा भी था, राजू।
रानो चिड़िया का पति टुन्नू चिड़िया का एक दुर्घटना में देहांत हो गया था, जिसके कारण व्यापार का सारा जिम्मेवारी राजू और रानो पर आ गया था। राजू सुबह उठकर सबसे पहले गायों का दूध निकालता और उसकी माँ रानो दूध को बेचने जाती। दूध ले लो दूध, टुनी चिड़िया जल्दी आओ। इसके बाद राजू अपने गायों को चराने ले जाता था। एक दिन की बात है, राजू अपने गायों को चराने ले जा रहा था, तभी एक आवाज आता है। राजू, तुम मुझे यहाँ से निकालो, मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। तुम कौन हो? ऊपर देखो राजू, ऊपर। तुम तो एक कागज का पतंग हो, तुम कैसे बोल सकते हो? मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं एक जादुई पतंग हूँ। मेरे पास कई जादुई शक्तियाँ हैं। तुमने मेरी मदद की, इसके लिए धन्यवाद। बोलो तुमको क्या चाहिए, मैं तुम्हारा 3 विश पूरी करूँगा। मुझे तो अभी कुछ नहीं चाहिए, मैं तुमको सोच कर बताऊंगा, तब तक तुम मेरा घर चलो। इतना कहकर राजू अपने गायों के साथ पतंग को लेकर घर के लिए निकल जाता है। घर जाकर राजू अपने माँ को उस पतंग से मिलाता है। राजू पतंग को लेकर गांव के लिए निकल जाता है। गांव में चलते चलते राजू को एक भिखारी चिड़िया दिखाई देता है, जो कि राजू से भी पैसा मांग रहे थे। जादुई पतंग, तो मेरा पहला विश यह है कि तुम उस दादाजी को बहुत सारा पैसा दे दो, जिससे उससे कभी भीख मांगनी न पड़े। ऐसे ही राजू पूरा गांव घूमता है और जरूरतमंदों का मदद करता है। इतने में राजू का 3 विश पूरा हो जाता है। जादुई पतंग, मैंने तुमसे 3 विश मांग लिया और तुमने पूरा भी कर दिया, अब तुम जा सकते हो। तुमने मेरा इस्तेमाल गरीब लोगों को मदद करने के लिए किया, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रभावित हुआ। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम ध्यान रखना, यदि कोई मुझे छोड़ दे तो मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा और उसका 3 विश पूरी करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। इसके बाद वो दोनों अपना घर के लिए निकल जाता है। राजू उस पतंग की मदद से बहुत से गरीबों का और जरूरतमंदों का मदद करता है। यह बात रानो की पड़ोसी गोरी कवि और कालू कौवा को अच्छा नहीं लगता। ये रानो चिड़िया जिसको कल खाने का एक दाना नहीं था, वो आज इतना अमीर कैसे बन गई? कुछ कीजिए कालू जी और पता लगाए कि चिड़िया इतना अमीर कैसे बनी। तुम सही बोली सुंदरी, मैं आज रानो से मदद मांगने के लिए जाऊंगा, वहाँ से कुछ पता चल सकता है कि रानो इतनी जल्दी में अमीर कैसे बनी। जिसके बाद कालू कौवा रानो चिड़िया के घोंसले के पास जाता है। रानो चिड़िया, क्या कुछ खाने के लिए है? तो मुझे 2 दिन से भूखा हूँ। हाँ कालू भैया, आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर रानो चिड़िया घर के अंदर चली जाती है और कहती है, जादुई पतंग, तुम मुझे बहुत सारा खाना दे दो ताकि मैं कालू भैया का मदद कर सकूं। इतना कहते ही वो पतंग बहुत सारा खाना प्रकट कर देता है। यह बात रानो चिड़िया को नहीं पता था कि गोरी कवि उसके खिड़की से सब कुछ देख रही है। जिसके बाद रानो चिड़िया वो सभी खाना उठाते हैं और कालू कौवा को दे देते हैं। कालू कौवा उस खाने को लेकर अपना घर चला जाता है। गोरी, क्या तुम देखी रानो चिड़िया कहाँ से खाना निकली? हाँ मैंने देखा, रानो चिड़िया मन में कुछ बड़बड़ा रही थी और बड़बड़ाते ही वहाँ बहुत सारा खाना प्रकट हो जाता है। हमको लगता है कि रानो चिड़िया जरूर जादू टोना सीख ही होगी। तो दोस्तों, इस कहानी का सेकंड पार्ट कल आने वाला है। यदि आपको इसका सेकंड पार्ट देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा लीजिए, ताकि मैं वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाए। रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों रिंकी और चिंकी के साथ रहती थी। रानो चिड़िया का घर
बहुत ही कमजोर हो चुका था। इसलिए रानो चिड़िया को हमेशा यही डर रहता था कि उसका घर कहीं टूट ना जाए। एक दिन जंगल में तेज बारिश आती है और रानो चिड़िया का घर हिलने लग जाता है। रिंकी बेटा, तुम घर से बाहर निकलो, मैं तुम्हारा बहन को लेकर बाहर आ रही हूँ। जिसके बाद रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर चली जाती है और जाते जाते एक पेड़ पर बैठती है। मम्मा, अब हम लोग इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे? मम्मा, वहाँ पर कुछ घर जैसा दिख रहा है, चले हम लोग वहीं पर चलते हैं। जिसके बाद रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर उस घर के पास जाती है। वहाँ जाकर वो तीनों बहुत चौंक जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एक गुलाब का घर था। जिसके बाद वो तीनों उस गुलाब के घर के अंदर चले जाते हैं और उसी घर में रहने लग जाते हैं। कुछ देर बाद गुलाब के घर में दस्तक होती है। अच्छा, तो किसी ने मेरा घर को कब्जा कर लिया है, जल्दी खोलो, दरवाजा खोलो। तभी रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। ओ चिड़िया, तुम हो? चलो मेरा घर से बाहर निकलो। मैं इस घर से नहीं निकलूंगी, ये घर आपका है, तो आप कहाँ गए थे? मैं तो दाना लेने गया था कि तभी तेज बारिश होने लगी, इसलिए मैं उधर ही रुक गया और अपना घर वापस नहीं आ पाया। अब तुम घर से जल्दी निकलो। भैया, आप मुझे घर से बाहर ना निकाले, मेरे दो बच्चे हैं और मेरा घर बारिश में टूट गया। चिड़िया, तूने मुझे भैया कहा, मेरा कोई बहन नहीं है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। तेरा भैया इतना भी निर्दयी नहीं है कि तुम्हें इतनी तेज बारिश में निकाल दे। ये लो, मैंने कुछ दाना लाया था, ये तुम अपने बच्चों को भी खिला दो और खुद भी खा लो। कालू कौवा रानो चिड़िया को अपना बहन मान लेता है और खुशी खुशी उस गुलाब के घर में रहने लगता है। बाजू चील और सुंदरी कौवी का बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। वो दोनों साथ ही खाना खाते और साथ ही घूमते थे। एक दिन बाजू चील बोलती है, सुंदरी कौवी, मेरे पास एक सोने का हार है, क्या तुम उसे देखना चाहोगी? हाँ हाँ चील बहन, क्यों नहीं। जिसके बाद बाजू चील सोने का हार को पहन कर दिखाती है, जिसे देख सुंदरी कवि के मन में लालच आ जाता है। देखो न सुंदरी कवि, मैं ये हार पहनकर कैसी लग रही हूँ? माफ करना चील बहन, लेकिन ये हार पहनकर आपको अच्छा नहीं दिख रहा है। क्या ये हार आप मुझे देंगी? हाँ सुंदरी, तुम सही बोली, तुम ये हार ले लो, लेकिन मेरा एक शर्त है। शर्त? कैसा शर्त? मैं बहुत दिनों से चिड़ियाओं का बच्चा नहीं खाया, क्या तुम मुझे चिड़ियाओं का बच्चा लाकर दोगी? सुंदरी कवि बहुत देर तक सोचती है, लेकिन सोने का हार के लालच में मान जाती है। ठीक है, मैं तुम्हें किसी चिड़ियाओं का बच्चा ला कर दूंगा। इतना कहकर सुंदरी कवि बाजू चील के गुफा से बाहर आ जाती है और सोचने लग जाती है, अब मुझे चिड़िया का बच्चा कहाँ से मिलेगा? ये सोचकर सुंदरी कवि बच्चे के खोज में जंगल की ओर निकल जाती है।
कि तभी सुंदरी कौवी का नजर रानो चिड़िया और उसके बच्ची पर पड़ती है। मिल गया, चिड़िया का बच्चा मिल गया। चिड़िया का बच्चा देखकर सुंदरी कौवी बहुत खुश हो जाती है। वो सीधे बाजू चील के पास जाती है। बाजू चील, मुझे चिड़िया का बच्चा मिल गया है। मैं उसे शाम को ले आऊंगी। गुफा के बाहर जो अमरूद का पेड़ है उसमें वो बैठा होगा। तुम उसे झपट कर खा जाना। इतना कहकर सुंदरी कौवी अपने घर के लिए निकल जाती है। मम्मा, मुझे अमरूद खाने का मन कर रहा है। मैं गुफा के पास अमरूद का पेड़ में अमरूद खाने जाऊं? नहीं बेटा, आज शाम को मैं और रानो चिड़िया की बेटी अमरूद लाने जाने वाले हैं। तब मैं तुम्हारे लिए भी अमरूद ला के दूंगी, लेकिन तुम कहीं मत जाना। रानो चिड़िया काकी की बेटी, वो तो सारा अमरूद खा जाएगी। मतलब मुझे एक भी अमरूद नहीं मिलेगा। मैं ऐसा करता हूँ कि शाम होने से पहले मैं ही चला जाता हूँ। सुंदरी कौवी पानी पीने के लिए नदी जाती है कि तभी मौका पाकर राजू कौवा अमरूद के पेड़ के पास चला जाता है। वाह, ये अमरूद तो देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। लगता है ये अमरूद बहुत स्वादिष्ट है। इसे खाने में बहुत मजा आएगा। इतना कहकर राजू कौवा अमरूद खाने लग जाता है। बाजू चील राजू कौवा को अमरूद खाते देख लेता है। तब वो बोलता है, अरे वाह, सुंदरी कवि ने तो मेरा शिकार बहुत जल्द ही भेज दिया। खैर, मुझे क्या, मुझे तो अपनी भूख मिटाने से मतलब है। इतना कहकर बाजू चील अमरूद के पेड़ के पास चली जाती है और राजू कौवे को मारकर खा जाती है। आज तो चिड़िया का बच्चा खाकर मजा ही आ गया। चलो अब जाकर आराम करती हूँ। इतना कहकर बाजू चील अपने गुफा की ओर निकल जाती है। दूसरी तरफ सुंदरी कौवी रानो चिड़िया की बेटी को उठाकर अमरूद के पेड़ के पास ले आती है। लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी बाजू चील वहाँ नहीं आता है। तब सुंदरी कौवी खुद ही बाजू चील के गुफा के पास जाने की सोचती है। मीनू चिड़िया, मुझे बहुत जोरों का प्यास लगा है। मैं जा रहा हूँ पानी पीने। तुम यहीं पर अमरूद खाना। इतना कहकर सुंदरी कौवी बाजू चील के गुफा की तरफ निकल जाती है। क्या बाजू चील, मैं तो तुम्हारा शिकार लेकर वहाँ पर इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम तो आई ही नहीं। क्या बोल रही हो सुंदरी कवि? तुमने तो एक काला चिड़िया भेजी थी जो तुम्हारे जैसा ही काला था। लो, उसके बदले ये हाल ले लो। सुंदरी कवि समझ जाती है कि वो काला चिड़िया और कोई नहीं, उसका ही बेटा राजू कौवा था। जिससे सुंदरी कवि को अपना गलती का एहसास होता है और वो मीनू चिड़िया के पास जाती है। मीनू चिड़िया को लेकर सुंदरी कौवी रानो चिड़िया के पास जाती है और सारी बात बताकर माफी भी मांगती है और जिंदगी में वो कभी भी लालच नहीं करती। रानो चिड़िया अपना पिता बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। रानो चिड़िया का माँ टूनी चिड़िया का कुछ दिन पहले ही देहांत हो गया था। उस दिन से बंटी कबूतर अपनी बेटी रानो चिड़िया का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने लग जाता है। बंटी कबूतर अपना घर चलाने के लिए मजदूरी किया करता था। ऐसे ही एक दिन जब बंटी कबूतर काम करके घर लौट रहा था, तभी बंटी कबूतर के ऊपर एक मोटी सी लकड़ी गिर जाती है, जिससे बंटी कबूतर का मौत हो जाता है। अब रानो चिड़िया बिल्कुल अकेली सी हो गई थी, जिसके कारण रानो चिड़िया का आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होने लग जाता है। बंटी कबूतर के मौत के कुछ दिन बाद ही
रानो चिड़िया के घर में कालू जमींदार आते हैं। रानो चिड़िया, लाओ घर का किराया निकालो। जमींदार जी, मैं आपका सारा पैसा कुछ दिनों बाद चुका दूंगी। नहीं नहीं रानो चिड़िया, तुम अभी पैसा निकालो, नहीं तो घर से निकल जाओ। नहीं नहीं जमींदार जी, आप मुझे अपने घर से ना निकाले। आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। ऐसे ही रानो चिड़िया जमींदार कालू सेठ से बहुत विनती करती है, लेकिन कालू सेठ तो रानो चिड़िया को घर से निकाल ही देता है। जिसके बाद रानो चिड़िया जंगल में एक छोटा सा घर बनाकर रहने लगती है। रानो चिड़िया को जंगल में जो कुछ भी खाने के लिए मिलता था तो वो ही रानो चिड़िया खाकर पेट भर लेती थी। आज तो मुझे ज्यादा ही भूख लग गई है। मैं एक काम करता हूँ, पक्षियों के गांव में चलता हूँ, वहाँ शायद कुछ खाने के लिए मिल जाए। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया पक्षियों के गांव की तरफ चली जाती है। तभी रानो चिड़िया को एक होटल दिखाई देता है, जहाँ पर बहुत सारे पक्षी खाना खा रहे थे। तभी रानो चिड़िया वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ के पक्षियों से खाना मांगती है। अंकल जी, मुझे बहुत भूख लगा है, कृपया करके आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। अरे देखो देखो, आ गई भिखारन चिड़िया। पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे भिखारन चिड़िया आ जाते हैं। चल भाग यहाँ से। ऐसे बोलकर वहाँ के सभी पक्षी रानो चिड़िया का मदद करने के बदले उसका बहुत मजाक बनाते हैं और वहाँ से उसको भगा देते हैं। तब रानो चिड़िया रोती हुई जंगलों की तरफ चली जाती है और एक पेड़ के डाली पर बैठकर बोलती है, मम्मी पापा, मैं जा रही हूँ आप लोग के पास। मुझे इस मतलबी दुनिया में नहीं रहना। इस दुनिया में तो किसी गरीब पक्षियों का मदद करने के बदले उसका मजाक बनता है। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया एक कुएं के पास पहुंचती है और कुएं में कूदने ही वाली होती है कि तभी रानो चिड़िया के पास एक साधु पक्षी आता है। बेटी, तुम इस कुएं में कूदकर अपना जान क्यों देना चाहती थी? तब रानो चिड़िया सारी बात उस साधु पक्षी को बता देती है। तब साधु पक्षी बोलता है, बेटी, तुम तो जानती ही हो कि आत्महत्या करना पाप है, तो आगे से तुम आत्महत्या करने की बात मत सोचना। और तुम्हारे पास अभी घर नहीं है, इसकी चिंता मत करो। ये लो फूलों का घर। ऐसे बोलकर वो साधु पक्षी एक जादू करता है और वहाँ पर एक फूलों का घर प्रकट हो जाता है। तभी वो साधु पक्षी बोलते हैं, इस घर में तुम्हें जरूरत का सारा सामान मिल जाएगा। ऐसे बोलकर वो साधु पक्षी वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया जादुई फूलों का घर को देखकर बहुत खुश होती है और खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है। सुंदरवन के जंगल में रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। रानो चिड़िया बहुत ही गरीब और ईमानदार चिड़िया थी। रानो चिड़िया सबका मदद किया करती थी। रानो चिड़िया के दोनों बच्चे भी रानो चिड़िया के जैसे ही ईमानदार और मदद करने वाला चिड़िया थे। वो भी सभी चिड़ियाओं का मदद किया करता था। ऐसे ही एक दिन, मम्मा, इस घोंसले में बहुत गर्मी लग रही है। हम लोग एक अपने लिए लकड़ी का घर बना लेते हैं। हाँ हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी। रुको,
मैं अभी कुल्हाड़ा निकालती हूँ, उसके बाद हम लोग जंगल जाएंगे लकड़ी लेने के लिए। ऐसा बोलकर रानो चिड़िया कुल्हाड़ा लेकर जंगल की ओर निकल जाती है। बच्चों, तुम लोग सूखी लकड़ी चुनो और मैं इस पेड़ को काटती हूँ। ठीक है मम्मा। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया के दोनों बच्चे लकड़ियाँ चुनने में लग जाते हैं और रानो चिड़िया भी उस सूखे हुए पेड़ को काटने लग जाती है। तभी रानो चिड़िया का बेटा कुक्कू आवाज देता है, मम्मा आप यहाँ पर जल्दी आए। कुक्कू का आवाज सुनकर रानो चिड़िया फौरन कुक्कू की आवाज की तरफ जाती है। तब रानो चिड़िया देखती है कि एक बूढ़ी पक्षी के ऊपर एक सूखा हुआ पेड़ गिर गया है। तब रानो चिड़िया कुछ लकड़ियों के साथ उस बूढ़ी पक्षी को लेकर अपने घर चली जाती है। उस बूढ़ी पक्षी के सर से खून बह रहा था, इसलिए रानो चिड़िया उस पर कुछ दवाइयाँ लगा देती है और उसके बाद लकड़ी का घर बनाने के लिए लग जाते हैं। कुछ दिन के मेहनत के बाद उन तीनों का लकड़ी का घर तैयार हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन तक रानो चिड़िया और रानो चिड़िया के दोनों बच्चे उस बूढ़े पक्षी का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे, जिसके कारण वो बूढ़े पक्षी बहुत जल्द ही स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन रानो चिड़िया और रानो चिड़िया के दोनों बच्चे और वो बूढ़ी पक्षी घर के बाहर बैठी हुई थी। तभी एक चोर आता है और उस घर में कब्जा कर लेते हैं। रानो चिड़िया और रानो चिड़िया के दोनों बच्चे और वो बूढ़ी दादी वहाँ से डरकर जंगल की तरफ चला जाता है। तभी बूढ़ी दादी को एक सेब का पेड़ दिखाई देता है। तब वो बूढ़ी दादी बोलती है, याद आ गया, मेरे सर पर चोट लगने के कारण मैं सब कुछ भूल गया था, लेकिन अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक जादूगरनी पक्षी हूँ। तुम लोग को उस चोर ने अपने घर से निकाल दिया है ना, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोग को एक घर दे दूंगी जिसमें तुम तीनों खुशी खुशी रहना। जिसके बाद वो जादूगरनी पक्षी एक जादू करते हैं और वहाँ पर एक सेब का घर प्रकट हो जाता है, जिसमें रानो चिड़िया अपने तीनों बच्चों के साथ खुशी खुशी। रानो चिड़िया एक गरीब चिड़िया थी। वो कालू कौवे के खेत में काम किया करती थी। कालू कौवा अपने खेत में जामुन उगाता था और रानो चिड़िया जामुन के पेड़ों का देखभाल करती थी, जिसके बदले में कालू सेठ रानो चिड़िया को महीने के कुछ पैसे दिया करता था। रानो चिड़िया, ये लो तुम्हारा इस महीने का पगार, और हाँ, तुम जामुन के पेड़ में कीड़े ना लगने वाला दवाई दे देना। जी हाँ मालिक, मैं वो दवाई कल दे दूंगी। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया घर चली जाती है। अगले दिन जब खेत में जाती है तो उसे कुछ जामुन के गुच्छे कम लगता है। आज ये जामुन के गुच्छे इतने कम क्यों लग रहे हैं? शायद मेरा कोई वहम होगा। ऐसे सोच रानो चिड़िया खेत के काम में लग जाती है। अगले दिन भी ऐसा ही होता है। जब रानो चिड़िया जामुन के खेत पर जाती है तब उसे कुछ जामुन के गुच्छे कम लगते हैं। हे भगवान, लगता है इस खेत से कोई जामुन चुरा रहा है। आज रात मुझे यहीं पर जामुन के पेड़ों का ध्यान रखना होगा, नहीं तो मालिक हमें नौकरी से निकाल देंगे। नहीं, आज मुझे इन जामुन के पेड़ों का ही ध्यान रखना होगा। ऐसे ही रात हो जाती है और रानो चिड़िया एक जामुन के पेड़ के पीछे
छुप जाती है। लेकिन आधी रात तक रानो चिड़िया को नींद आ जाती है और वो पेड़ के नीचे सो जाती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है, लेकिन रानो चिड़िया जामुन चोर को पकड़ नहीं पाती। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। रानो चिड़िया, ये जामुन इतने कम क्यों दिख रहे हैं? मालिक, खेत से कोई जामुन चुरा ले रहा है। लेकिन मालिक, आप चिंता ना करें, मैं उस चोर को जल्द ही पकड़ लूंगी। आप सिर्फ मुझे 1 दिन का समय दीजिए। ठीक है रानो चिड़िया, मैं तुमको 1 दिन का समय देता हूँ, लेकिन तुम कल यदि उस चोर को पकड़ नहीं पाई तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। ऐसा बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया अपने काम में लग जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है और रानो चिड़िया एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है। देखते ही देखते पूरी रात बीत जाती है, लेकिन कोई चोर नहीं आता। तब रानो चिड़िया अपनी नौकरी को जाने के डर से उदास हो जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। तभी जामुन के खेत में 2 परी आता है। अच्छा, तो ये परियां हमारा जामुन चुराते हैं। मैं इसे अभी बताती हूँ। ऐसे सोच रानो चिड़िया उन परियों के पास जाती है। अच्छा, तो आप लोग इस खेत से जामुन चुराते हैं। ओ, इस फल का नाम जामुन है। दरअसल ये फल हम लोग को खाने में बहुत पसंद है और ये फल हम लोग के दुनिया में नहीं उगता है, इसलिए हम लोग इस फल को यहीं पर खाते हैं। ये खेत मेरा नहीं है, ये खेत कालू सेठ का है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस खेत का देखभाल करती हूँ। आप लोग यदि यहाँ से जामुन खाएंगे तो मेरा सेठ मुझे नौकरी से निकाल देगा। आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन क्या आप मुझे जामुन का खेती करना सिखा देंगी? इसके बदले में मैं आपको बहुत सारे सोने के सिक्के दूंगी। सोनों के सिक्के के नाम सुनकर रानो चिड़िया मान जाती है और परियों के साथ परी के दुनिया में चली जाती है और उन परियों को जामुन का खेती करना सिखा देती है, जिसके बदले में वो परियां रानो चिड़िया को ढेर सारा सोने के सिक्के दे देते हैं और रानो चिड़िया उन परियों से विदा लेकर अपने घर पर चली जाती है। रानो चिड़िया सोने के सिक्के देखकर बहुत खुश होती है और उनमें से कुछ सोने के सिक्के बेचकर एक खेत खरीद लेती है और रात दिन मेहनत करके जामुन का खेती करती है, जिससे कुछ ही दिनों में उसके जामुन बड़े बड़े हो जाते हैं और उन्हें बेचकर खुशी खुशी रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बाजू चील नाम का एक शिकारी पक्षी रहता था। बाजू चील एक बहुत ही खतरनाक और जालिम चील था। बाजू चील जिस जंगल में रहता था उसी जंगल में एक चिड़िया का परिवार भी रहता था। चिड़िया का परिवार में बंटी कबूतर, रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया रहती थी। बंटी कबूतर अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सेठ के घर में काम करता था। रानो चिड़िया, मेरा काम से लौटने में देरी हो जाएगी, तुम लोग खाना खा लेना, मैं वहीं पर खाना खा लूंगा। इतना कहकर बंटी कबूतर काम पे चला जाता है। मम्मा, मुझे खाना बनाना नहीं आता, आप मुझे खाना बनाना सिखा दीजिए। नहीं गुड़िया बेटी, तुम बहुत छोटी हो, तुम खाना बना नहीं सकती। गुड़िया अभी बहुत छोटी थी, इसलिए रानो चिड़िया उसे खाना बनाना नहीं सिखा रही थी। लेकिन गुड़िया के जिद के आगे रानो चिड़िया को हारना पड़ता है और रानो चिड़िया गुड़िया को खाना बनाने सिखाती है। इतने में शाम हो जाती है। आज मेरा कगार मिला है, एक काम करता हूँ, कुछ मिठाइयाँ ले लेता हूँ। गुड़िया को मिठाइयाँ बहुत पसंद है, उसे मिठाइयाँ दूंगा तो वो बहुत खुश होगी। ऐसा सोचकर बंटी कबूतर मिठाइयाँ का दुकान में जाता है
और कुछ मिठाइयाँ ले लेता है। बंटी कबूतर को कगार मिलने की खुशी में वो मिठाई लेकर जा रहा था। वो दुष्ट चील से अनजान था। जैसे ही बंटी कबूतर आधे दूर जाकर रुकता है, तब दुष्ट बाजू चील उसके ऊपर झपट पड़ता है और बंटी कबूतर को मार कर खा जाता है। यह सब पास के डाली में बैठे हरे तोता देख रहा था। हे भगवान, इस दुष्ट बाजू चील ने तो बंटी कबूतर को भी नहीं छोड़ा। अब रानो और गुड़िया का क्या होगा? शायद रानो और गुड़िया बंटी कबूतर के घर लौटने का इंतजार कर रहे होंगे। मुझे उन्हें बताना होगा कि बंटी कबूतर इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसा सोच हरे तोते रानो चिड़िया के घर जाता है और उसे सारी बात बता देता है। ये सुनकर रानो चिड़िया और गुड़िया खूब रोती है। रानो चिड़िया का मानो तो पूरा दुनिया ही उजड़ गया था, फिर भी रानो चिड़िया अपने बेटी के लिए संभल जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दीजिए ना। हे भगवान, मैं अपने बच्चे को अब क्या खाने दूं? घर में तो कुछ खाने का है ही नहीं। मम्मा, मैंने घर का खाना बहुत खाया है, आज क्यों ना जंगल चले? जंगल में फल तोड़कर खाने में बहुत मजा आएगा। रानो चिड़िया अपना बेटी गुड़िया को भूखा रखना नहीं चाहती थी, इसलिए जंगल जाने के लिए मान जाती है। हाँ बेटा, चलो जंगल में ही फल तोड़कर खाएंगे। जिसके बाद रानो चिड़िया और गुड़िया जंगल के लिए निकल जाती है। कुछ देर उड़ने के बाद गुड़िया बोलती है, मम्मा मम्मा, मेरा पंख बहुत दुख रहा है, मैं और आगे नहीं जा सकती, मैं कुछ देर के लिए यहीं पर रुक जाती हूँ। जिसके बाद रानो चिड़िया और गुड़िया रुक जाते हैं। जहाँ पर वो दोनों रुकते हैं, वहाँ के पास में बहुत सारा बांस रहता है। गुड़िया बेटी, हम लोग को दाना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग को मिल गया, खाना मिल गया। मम्मा, ये आप क्या बोल रही है? हम लोग को खाना तो कहीं नहीं मिला है। नहीं बेटा, हम लोग को खाना मिल गया है। देखो, बांस के पौधे के पास कुछ छोटे छोटे बांस उगे हैं, उसे हम लोग खा सकते हैं। आप ये क्या बोल रही है मम्मा? बांस भी भला कोई खाने की चीज होती है? हाँ गुड़िया बेटी, छोटे बांसों को खाया भी जाता है, इसे खाने मेरा मम्मा ने सिखाया था। ये बांस खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, लो तुम भी खाकर देखो। मम्मा, सच में ये बांस तो बहुत ही स्वादिष्ट है। जिसके बाद रानो चिड़िया और गुड़िया मिलकर बहुत सारे छोटे बांस तोड़ लेते हैं और उसे लेकर अपने घर के लिए निकल जाती है। मम्मा, हम लोग ने तो ये बांस बहुत खाए, आप इन बांसों से कुछ नया पकवान बना दीजिए, वो खाने में और भी स्वादिष्ट लगेगा। जिसके बाद रानो चिड़िया उन बांसों से नया पकवान बनाने के लिए किचन में जाती है और रानो चिड़िया बहुत सोचती है। बहुत देर तक सोचने के बाद रानो चिड़िया बांस के पकोड़े बनाती है। इसके बाद रानो चिड़िया गुड़िया को बुलाकर बांस के पकोड़े खाने लगती है। मम्मा मम्मा, ये बांस के पकोड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट है, इसे हम लोग यदि बेचे तो हम लोग का बहुत फायदा होगा। और अभी ठंड के मौसम में चिड़िया ज्यादा पकोड़े ही खाते हैं, तो मम्मा चलिए हम लोग और भी बांस लेकर आएंगे और उसे पकोड़े बनाकर बेचेंगे। जिसके बाद रानो चिड़िया और गुड़िया मिलकर बहुत सारे बांस ले आते हैं और उसके पकोड़े बनाकर रानो चिड़िया बेचने लग जाती है। बांस के पकोड़े ले लो, बांस के पकोड़े, गर्मा गर्म बांस के पकोड़े। रानो चिड़िया का आवाज सुनकर बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं और रानो चिड़िया का बांस के पकोड़े बहुत जल्द खत्म हो जाते हैं और रानो चिड़िया का पहले दिन ही बहुत अच्छी कमाई होती है। ऐसे ही रानो चिड़िया बांस के पकोड़े बनाकर बेचती है और कुछ ही दिनों में बहुत ही अमीर बन जाती है और एक नया घर खरीद लेती है और खुशी खुशी रहने लगती है।
बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बहुत सारा चिड़िया रहता था। उनमें से एक थी रानो चिड़िया, जो कि बहुत गरीब थी। रानो चिड़िया का एक बेटा भी था, राजू। रानो चिड़िया का पति टुन्नू चिड़िया का एक दुर्घटना में देहांत हो गया था, जिसके कारण व्यापार का सारा जिम्मेवारी राजू और रानो पर आ गया था। राजू सुबह उठकर सबसे पहले गायों का दूध निकालता और उसकी माँ रानो दूध को बेचने जाती। दूध ले लो दूध, टुनी चिड़िया जल्दी आओ। इसके बाद राजू अपने गायों को चराने ले जाता था। एक दिन की बात है, राजू अपने गायों को चराने ले जा रहा था। तभी एक आवाज आता है, राजू, तुम मुझे यहाँ से निकालो, मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। तुम कौन हो? ऊपर देखो राजू, ऊपर। तुम तो एक कागज का पतंग हो, तुम कैसे बोल सकते हो? मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं एक जादुई पतंग हूँ। मेरे पास कई जादुई शक्तियाँ हैं। तुमने मेरी मदद की, इसके लिए धन्यवाद। बोलो तुमको क्या चाहिए, मैं तुम्हारा 3 विश पूरी करूँगा। मुझे तो अभी कुछ नहीं चाहिए, मैं तुमको सोच कर बताऊंगा, तब तक तुम मेरा घर चलो। इतना कहकर राजू अपने गायों के साथ पतंग को लेकर घर के लिए निकल जाता है। घर जाकर राजू अपने माँ को उस पतंग से मिलाता है। राजू पतंग को लेकर गांव के लिए निकल जाता है। गांव में चलते चलते राजू को एक भिखारी चिड़िया दिखाई देता है, जो कि राजू से भी पैसा मांग रहे थे। जादुई पतंग, तो मेरा पहला विश यह है कि तुम उस दादाजी को बहुत सारा पैसा दे दो, जिससे उससे कभी भीख मांगनी न पड़े। ऐसे ही राजू पूरा गांव घूमता है और जरूरतमंदों का मदद करता है। इतने में राजू का 3 विश पूरा हो जाता है। जादुई पतंग, मैंने तुमसे 3 विश मांग लिया और तुमने पूरा भी कर दिया, अब तुम जा सकते हो। तुमने मेरा इस्तेमाल गरीब लोगों को मदद करने के लिए किया, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रभावित हुआ। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम ध्यान रखना, यदि कोई मुझे छोड़ दे तो मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा और उसका 3 विश पूरी करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। इसके बाद वो दोनों अपना घर के लिए निकल जाता है। राजू उस पतंग की मदद से बहुत से गरीबों का और जरूरतमंदों का मदद करता है। यह बात रानो की पड़ोसी गोरी कौवी और कालू कौवा को अच्छा नहीं लगता। ये रानो चिड़िया, जिसको कल खाने का एक दाना नहीं था, वो आज इतना अमीर कैसे बन गई? कुछ कीजिए कालू जी और पता लगाए कि चिड़िया इतना अमीर कैसे बनी। तुम सही बोली सुंदरी, मैं आज रानो से मदद मांगने के लिए जाऊंगा। वहाँ से कुछ पता चल सकता है कि रानो इतनी जल्दी में अमीर कैसे बनी। जिसके बाद कालू कौवा रानो चिड़िया के घोंसले के पास जाता है। रानो चिड़िया, क्या कुछ खाने के लिए है? तो मुझे 2 दिन से भूखा हूँ। हाँ कालू भैया, आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर रानो चिड़िया घर के अंदर चली जाती है और कहती है, जादुई पतंग, तुम मुझे बहुत सारा खाना दे दो ताकि मैं कालू भैया का मदद कर सकूं। इतना कहते ही वो पतंग बहुत सारा खाना प्रकट कर देता है। यह बात रानो चिड़िया को नहीं पता था कि गोरी कौवी उसके खिड़की से सब कुछ देख रही है। जिसके बाद रानो चिड़िया वो सभी खाना उठाते हैं और कालू कौवा को दे देते हैं। कालू कौवा उस खाने को लेकर अपना घर चला जाता है। गोरी, क्या तुम देखी रानो चिड़िया कहाँ से खाना निकली? हाँ मैंने देखा, रानो चिड़िया मन में कुछ बड़बड़ा रही थी और बड़बड़ाते ही वहाँ बहुत सारा खाना प्रकट हो जाता है। हमको लगता है कि रानो चिड़िया जरूर जादू टोना सीखी होगी। तो दोस्तों, इस कहानी का सेकंड पार्ट कल आने वाला है। यदि आपको इसका सेकंड पार्ट देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा लीजिए, ताकि मैं वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाए।
रानो चिड़िया अपने दो बच्चों रिंकी और चिंकी के साथ रहती थी। रानो चिड़िया का घर बहुत ही कमजोर हो चुका था, इसलिए रानो चिड़िया को हमेशा यही डर रहता था कि उसका घर कहीं टूट ना जाए। एक दिन जंगल में तेज बारिश आती है और रानो चिड़िया का घर हिलने लग जाता है। रिंकी बेटा, तुम घर से बाहर निकलो, मैं तुम्हारा बहन को लेकर बाहर आ रही हूँ। जिसके बाद रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर चली जाती है और जाते जाते एक पेड़ पर बैठती है। मम्मा, अब हम लोग इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे? मम्मा, वहाँ पर कुछ घर जैसा दिख रहा है, चले हम लोग वहीं पर चलते हैं। जिसके बाद रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर उस घर के पास जाती है। वहाँ जाकर वो तीनों बहुत चौंक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक गुलाब का घर था। जिसके बाद वो तीनों उस गुलाब के घर के अंदर चले जाते हैं और उसी घर में रहने लग जाते हैं। कुछ देर बाद गुलाब के घर में दस्तक होती है। अच्छा, तो किसी ने मेरा घर को कब्जा कर लिया है, जल्दी खोलो, दरवाजा खोलो। तभी रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। ओ चिड़िया, तुम हो? चलो मेरा घर से बाहर निकलो। मैं इस घर से नहीं निकलूंगी, ये घर आपका है, तो आप कहाँ गए थे? मैं तो दाना लेने गया था कि तभी तेज बारिश होने लगी, इसलिए मैं उधर ही रुक गया और अपना घर वापस नहीं आ पाया। अब तुम घर से जल्दी निकलो। भैया, आप मुझे घर से बाहर ना निकाले, मेरे दो बच्चे हैं और मेरा घर बारिश में टूट गया। चिड़िया, तूने मुझे भैया कहा, मेरा कोई बहन नहीं है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। तेरा भैया इतना भी निर्दयी नहीं है कि तुम्हें इतनी तेज बारिश में निकाल दे। ये लो, मैंने कुछ दाना लाया था, ये तुम अपने बच्चों को भी खिला दो और खुद भी खा लो। कालू कौवा रानो चिड़िया को अपना बहन मान लेता है और खुशी खुशी उस गुलाब के घर में रहने लगता है। बाजू चील और सुंदरी कौवी का बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। वो दोनों साथ ही खाना खाते और साथ ही घूमते थे। एक दिन बाजू चील बोलती है, सुंदरी कौवी, मेरे पास एक सोने का हार है, क्या तुम उसे देखना चाहोगी? हाँ हाँ चील बहन, क्यों नहीं। जिसके बाद बाजू चील सोने का हार को पहन कर दिखाती है, जिसे देख सुंदरी कवि के मन में लालच आ जाता है। देखो न सुंदरी कवि, मैं ये हार पहनकर कैसी लग रही हूँ? माफ करना चील बहन, लेकिन ये हार पहनकर आपको अच्छा नहीं दिख रहा है। क्या ये हार आप मुझे देंगी? हाँ सुंदरी, तुम सही बोली, तुम ये हार ले लो, लेकिन मेरा एक शर्त है। शर्त? कैसा शर्त? मैं बहुत दिनों से चिड़ियाओं का बच्चा नहीं खाया, क्या तुम मुझे चिड़ियाओं का बच्चा लाकर दोगी? सुंदरी कवि बहुत देर तक सोचती है, लेकिन सोने का हार के लालच में मान जाती है। ठीक है, मैं तुम्हें किसी चिड़ियाओं का बच्चा ला कर दूंगा। इतना कहकर सुंदरी कवि बाजू चील के गुफा से बाहर आ जाती है और सोचने लग जाती है।
अब मुझे चिड़िया का बच्चा कहाँ से मिलेगा? ये सोचकर सुंदरी कौवी बच्चे के खोज में जंगल की ओर निकल जाती है कि तभी सुंदरी कौवी का नजर रानो चिड़िया और उसके बच्ची पर पड़ती है। मिल गया, चिड़िया का बच्चा मिल गया। चिड़िया का बच्चा देखकर सुंदरी कौवी बहुत खुश हो जाती है और सीधे बाजू चील के पास जाती है। बाजू चील, मुझे चिड़िया का बच्चा मिल गया है, मैं उसे शाम को ले आऊंगी। गुफा के बाहर जो अमरूद का पेड़ है उसमें वो बैठा होगा, तुम उसे झपट कर खा जाना। इतना कहकर सुंदरी कौवी अपने घर के लिए निकल जाती है। मम्मा, मुझे अमरूद खाने का मन कर रहा है, मैं गुफा के पास अमरूद का पेड़ में अमरूद खाने जाऊं? नहीं बेटा, आज शाम को मैं और रानो चिड़िया की बेटी अमरूद लाने जाने वाले हैं, तब मैं तुम्हारे लिए भी अमरूद ला के दूंगी, लेकिन तुम कहीं मत जाना। रानो चिड़िया काकी की बेटी, वो तो सारा अमरूद खा जाएगी, मतलब मुझे एक भी अमरूद नहीं मिलेगा। मैं ऐसा करता हूँ कि शाम होने से पहले मैं ही चला जाता हूँ। सुंदरी कौवी पानी पीने के लिए नदी जाती है कि तभी मौका पाकर राजू कौवा अमरूद के पेड़ के पास चला जाता है। वाह, ये अमरूद तो देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, लगता है ये अमरूद बहुत स्वादिष्ट है, इसे खाने में बहुत मजा आएगा। इतना कहकर राजू कौवा अमरूद खाने लग जाता है। बाजू चील राजू कौवा को अमरूद खाते देख लेता है, तब वो बोलता है, अरे वाह, सुंदरी कवि ने तो मेरा शिकार बहुत जल्द ही भेज दिया। खैर मुझे क्या, मुझे तो अपनी भूख मिटाने से मतलब है। इतना कहकर बाजू चील अमरूद के पेड़ के पास चली जाती है और राजू कौवे को मारकर खा जाती है। आज तो चिड़िया का बच्चा खाकर मजा ही आ गया, चलो अब जाकर आराम करती हूँ। इतना कहकर बाजू चील अपने गुफा की ओर निकल जाती है। दूसरी तरफ सुंदरी कौवी रानो चिड़िया की बेटी को उठाकर अमरूद के पेड़ के पास ले आती है, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी बाजू चील वहाँ नहीं आता है। तब सुंदरी कौवी खुद ही बाजू चील के गुफा के पास जाने की सोचती है। मीनू चिड़िया, मुझे बहुत जोरों का प्यास लगा है, मैं जा रहा हूँ पानी पीने, तुम यहीं पर अमरूद खाना। इतना कहकर सुंदरी कौवी बाजू चील के गुफा की तरफ निकल जाती है। क्या बाजू चील, मैं तो तुम्हारा शिकार लेकर वहाँ पर इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम तो आई ही नहीं। क्या बोल रही हो सुंदरी कवि, तुमने तो एक काला चिड़िया भेजी थी जो तुम्हारे जैसा ही काला था, लो उसके बदले ये हाल ले लो। सुंदरी कवि समझ जाती है कि वो काला चिड़िया और कोई नहीं, उसका ही बेटा राजू कौवा था, जिससे सुंदरी कवि को अपना गलती का एहसास होता है और वो मीनू चिड़िया के पास जाती है। मीनू चिड़िया को लेकर सुंदरी कौवी रानो चिड़िया के पास जाती है और सारी बात बताकर माफी भी मांगती है और जिंदगी में वो कभी भी लालच नहीं करती। रानो चिड़िया अपना पिता बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। रानो चिड़िया का माँ टूनी चिड़िया का कुछ दिन पहले ही देहांत हो गया था। उस दिन से बंटी कबूतर अपनी बेटी रानो चिड़िया का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने लग जाता है। बंटी कबूतर अपना घर चलाने के लिए मजदूरी किया करता था। ऐसे ही एक दिन जब बंटी कबूतर काम करके घर लौट रहा था, तभी बंटी कबूतर के ऊपर एक मोटी सी लकड़ी गिर जाती है, जिससे बंटी कबूतर का मौत हो जाता है। अब रानो चिड़िया बिल्कुल अकेली सी हो गई थी, जिसके कारण
रानो चिड़िया का आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होने लग जाता है। बंटी कबूतर के मौत के कुछ दिन बाद ही रानो चिड़िया के घर में कालू जमींदार आते हैं। रानो चिड़िया, लाओ घर का किराया निकालो। जमींदार जी, मैं आपका सारा पैसा कुछ दिनों बाद चुका दूंगी। नहीं नहीं रानो चिड़िया, तुम अभी पैसा निकालो, नहीं तो घर से निकल जाओ। नहीं नहीं जमींदार जी, आप मुझे अपने घर से ना निकाले। आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। ऐसे ही रानो चिड़िया जमींदार कालू सेठ से बहुत विनती करती है, लेकिन कालू सेठ तो रानो चिड़िया को घर से निकाल ही देता है। जिसके बाद रानो चिड़िया जंगल में एक छोटा सा घर बनाकर रहने लगती है। रानो चिड़िया को जंगल में जो कुछ भी खाने के लिए मिलता था तो वो ही रानो चिड़िया खाकर पेट भर लेती थी। आज तो मुझे ज्यादा ही भूख लग गई है। मैं एक काम करता हूँ, पक्षियों के गांव में चलता हूँ, वहाँ शायद कुछ खाने के लिए मिल जाए। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया पक्षियों के गांव की तरफ चली जाती है। तभी रानो चिड़िया को एक होटल दिखाई देता है, जहाँ पर बहुत सारे पक्षी खाना खा रहे थे। तभी रानो चिड़िया वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ के पक्षियों से खाना मांगती है। अंकल जी, मुझे बहुत भूख लगा है, कृपया करके आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। अरे देखो देखो, आ गई भिखारन चिड़िया। पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे भिखारन चिड़िया आ जाते हैं। चल भाग यहाँ से। ऐसे बोलकर वहाँ के सभी पक्षी रानो चिड़िया का मदद करने के बदले उसका बहुत मजाक बनाते हैं और वहाँ से उसको भगा देते हैं। तब रानो चिड़िया रोती हुई जंगलों की तरफ चली जाती है और एक पेड़ के डाली पर बैठकर बोलती है, मम्मी पापा, मैं जा रही हूँ आप लोग के पास। मुझे इस मतलबी दुनिया में नहीं रहना। इस दुनिया में तो किसी गरीब पक्षियों का मदद करने के बदले उसका मजाक बनता है। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया एक कुएं के पास पहुंचती है और कुएं में कूदने ही वाली होती है कि तभी रानो चिड़िया के पास एक साधु पक्षी आता है। बेटी, तुम इस कुएं में कूदकर अपना जान क्यों देना चाहती थी? तब रानो चिड़िया सारी बात उस साधु पक्षी को बता देती है। तब साधु पक्षी बोलता है, बेटी, तुम तो जानती ही हो कि आत्महत्या करना पाप है, तो आगे से तुम आत्महत्या करने की बात मत सोचना। और तुम्हारे पास अभी घर नहीं है, इसकी चिंता मत करो। ये लो फूलों का घर। ऐसे बोलकर वो साधु पक्षी एक जादू करता है और वहाँ पर एक फूलों का घर प्रकट हो जाता है। तभी वो साधु पक्षी बोलते हैं, इस घर में तुम्हें जरूरत का सारा सामान मिल जाएगा। ऐसे बोलकर वो साधु पक्षी वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया जादुई फूलों का घर को देखकर बहुत खुश होती है और खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है। सुंदरवन के जंगल में रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। रानो चिड़िया बहुत ही गरीब और ईमानदार चिड़िया थी। रानो चिड़िया सबका मदद किया करती थी। रानो चिड़िया के दोनों बच्चे भी रानो चिड़िया के जैसे ही ईमानदार और मदद करने वाला चिड़िया थे। वो भी सभी चिड़ियाओं का मदद किया करता था। ऐसे ही एक दिन, मम्मा, इस घोंसले में बहुत गर्मी लग रही है,
हम लोग एक अपने लिए लकड़ी का घर बना लेते हैं। हाँ हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी। रुको, मैं अभी कुल्हाड़ा निकालती हूँ, उसके बाद हम लोग जंगल जाएंगे लकड़ी लेने के लिए। ऐसा बोलकर रानू चिड़िया कुल्हाड़ा लेकर जंगल की ओर निकल जाती है। बच्चों, तुम लोग सूखी लकड़ी चुनो और मैं इस पेड़ को काटती हूँ। ठीक है मम्मा। ऐसे बोलकर रानू चिड़िया के दोनों बच्चे लकड़ियाँ चुनने में लग जाते हैं और रानू चिड़िया भी उस सूखे हुए पेड़ को काटने लग जाती है। तभी रानू चिड़िया का बेटा कुक्कू आवाज देता है। मम्मा, आप यहाँ पर जल्दी आए। कुक्कू का आवाज सुनकर रानू चिड़िया फौरन कुक्कू की आवाज की तरफ जाती है। तब रानू चिड़िया देखती है कि एक बूढ़ी पक्षी के ऊपर एक सूखा हुआ पेड़ गिर गया है। तब रानू चिड़िया कुछ लकड़ियों के साथ उस बूढ़ी पक्षी को लेकर अपने घर चली जाती है। उस बूढ़ी पक्षी के सर से खून बह रहा था, इसलिए रानू चिड़िया उस पर कुछ दवाइयाँ लगा देती है और उसके बाद लकड़ी का घर बनाने के लिए लग जाते हैं। कुछ दिन के मेहनत के बाद उन तीनों का लकड़ी का घर तैयार हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन तक रानू चिड़िया और रानू चिड़िया के दोनों बच्चे उस बूढ़े पक्षी का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे, जिसके कारण वो बूढ़े पक्षी बहुत जल्द ही स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन रानू चिड़िया और रानू चिड़िया के दोनों बच्चे और वो बूढ़ी पक्षी घर के बाहर बैठी हुई थी। तभी एक चोर आता है और उस घर में कब्जा कर लेते हैं। रानू चिड़िया और रानू चिड़िया के दोनों बच्चे और वो बूढ़ी दादी वहाँ से डरकर जंगल की तरफ चला जाता है। तभी बूढ़ी दादी को एक सेब का पेड़ दिखाई देता है। तब वो बूढ़ी दादी बोलती है, याद आ गया, मेरे सर पर चोट लगने के कारण मैं सब कुछ भूल गया था, लेकिन अब मुझे सब कुछ याद आ गया है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक जादूगरनी पक्षी हूँ। तुम लोग को उस चोर ने अपने घर से निकाल दिया है ना, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोग को एक घर दे दूंगी जिसमें तुम तीनों खुशी खुशी रहना। जिसके बाद वो जादूगरनी पक्षी एक जादू करते हैं और वहाँ पर एक सेब का घर प्रकट हो जाता है, जिसमें रानू चिड़िया अपने तीनों बच्चों के साथ खुशी खुशी। रानू चिड़िया के 3 बच्चे थे और रानू चिड़िया का पति एक बीमारी के कारण अंधा हो गया था, इसलिए उसका परिवार बहुत ही गरीब हो गया था। चलो चलो, घर को खाली करो। एक पैसा तक नहीं दिया है तुमने मुझे। अपना बाप का घर समझा है क्या? मकान मालिक जी, मेरा पति का आंखों की रोशनी चली गई। मैंने जितना भी पैसा जमा करके रखा था वो भी उसके इलाज में खत्म हो गए। मैं अब अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? तुम कहाँ जाओगी? मुझे क्या लेना? मैं 1 घंटे बाद नए किराएदारों के साथ आऊंगी। घर एकदम खाली हो जाना चाहिए। ऐसा धमकी देकर कालू सेठ वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया बहन, अब तुम कहाँ जाओगी? क्या तुमने कोई ठिकाना ढूंढा है? नहीं कबूतर भैया, अब तक तो मुझे कोई भी रहने का ठिकाना नहीं मिला है। मेरा 3 बच्चे एक सब कोई मना कर देते हैं और जो कोई भी राजी होता है वो पहले 6 महीने का किराया मांगता है। मैं भला इतना पैसा कहाँ से लाऊं? मेरा एक तोता दोस्त है जो मेरे कहने पर आपको रख लेगा और वो पहले
घर का किराया भी नहीं लेगा। लेकिन उसका पत्नी बहुत खड़ूस है। वो महीना पूरे होते ही घर का किराया बिजली का बिल के साथ मांगेगी। कबूतर भैया, आप मुझे उस तोते के घर ले चले। वो पहले किराया नहीं मांग रहा है, मेरे लिए यही काफी है। मैं घर का किराया महीने महीने दे दिया करूंगी। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चे और सारा सामान के साथ तोते के घर के लिए निकल जाती है। मीठू तोते का घर उन सबको बहुत अच्छा लगता है। देखो, मेरा घर कितना बड़ा है। इसमें तुम्हारे 3 बच्चे और तुम दोनों आराम से रह सकती हो। हाँ मालकिन, आपका घर तो बहुत ही अच्छा है। कबूतर के कहने पर मैं तुमसे पहले किराया नहीं ले रही हूँ, लेकिन याद रखना हर महीने समय पर किराया आ जाना चाहिए, वो भी बिजली के बिल के साथ। इतना कहकर हरी तोती वहाँ से चली जाती है। मुझे बहुत जोरों की पानी प्यास लगी है, मैं नदी से पानी पी कर आता हूँ। इतना कहकर रानो चिड़िया पानी पीने के लिए नदी चली जाती है। अब रानो चिड़िया जैसे ही घर लौटने वाली थी कि तभी एक बूढ़ी चिड़िया छोले भटूरे बेचने आती है। छोले भटूरे ले लो, छोले भटूरे। बेटी, तुमको 1 प्लेट छोले भटूरे खाना ही होगा। लेकिन माताजी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। हाँ तो क्या होगा, तुम छोले भटूरे खा लो। रानो चिड़िया छोले भटूरे खाना नहीं चाहती थी, लेकिन बूढ़ी माँ के जिद के कारण खाना पड़ता है। माँ जी, आपके छोले भटूरे तो बहुत ही स्वादिष्ट है। क्या आप भी मुझे छोले भटूरे बनाना सिखाएंगी? हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं। दूसरे दिन बूढ़ी माँ जी रानो चिड़िया को छोले भटूरे बनाना सिखाती है। रानो चिड़िया छोले भटूरे बनाकर दूसरे जंगल चली जाती है और वहाँ छोले भटूरे बेचने लग जाती है। छोले भटूरे बेचने के कारण रानो चिड़िया का अच्छी खासी कमाई होती है। रानो, घर का किराया देने में और सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं। क्या तुमने पैसा जमा करके रखा है? हाँ जी, मैं 500 रुपए जमा करके रखी हूँ। 500 रुपए? घर का किराया तो 1000 रुपए है। हाँ जी, मुझे पता है। वो 3 दिन बचे हुए हैं ना, 3 दिन में 500 रुपए हो जाएंगे। अगले दिन रानो चिड़िया छोले भटूरे बेचने जाती है, लेकिन तभी जोरों की बरसात शुरू हो जाती है। हे भगवान, मेरे छोले भटूरे भीग रहे हैं, मुझे घर जाना होगा। इतना कहकर रानो चिड़िया अपना छोले भटूरे उठाकर घर के लिए निकल जाती है। हे भगवान, जैसे कल बारिश ना हो ताकि मैं छोले भटूरे बेचने जा सकूं। रानो चिड़िया इतना बोलकर सो जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरी रात बारिश होती है और अगले दिन भी बारिश नहीं रुकती। ये बारिश तो आज भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो मैं छोले भटूरे नहीं बेच पाऊंगी। हाँ, पहले के लोग जैसे घास फूस का घर बनाकर रहते थे, वैसा मैं एक ढाबा बना लूंगी और उसी में छोले भटूरे बेचूंगी। इतना बोलकर रानो चिड़िया पत्तों का ढाबा बनाने लग जाती है। कुछ देर के मेहनत के बाद रानो चिड़िया का ढाबा तैयार हो जाता है, जिसके बाद रानो चिड़िया अपने तीनों बेटी को ढाबे में ले आती है और छोले भटूरे बेचने लग जाती है। रानो चिड़िया के गरम गरम छोले भटूरे की खुशबू दूर दूर तक जाती है, जिससे बहुत सारा ग्राहक आते हैं। ऐसे ही रानो चिड़िया छोले भटूरे बेचकर बहुत अमीर बन जाती है और एक नया घर भी खरीद लेती है और खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदरबन के जंगल में रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। रानो चिड़िया अपने छोटे से बगीचे में खेती करती थी और उसी से रानो चिड़िया का गुजारा चलता था। एक दिन रानो चिड़िया अपने घर के बाहर अपने दोनों बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी रानो चिड़िया को आसमान में मंडलाती
एक खतरनाक चील दिखाई पड़ता है, जिसे देख रानो चिड़िया बहुत डर जाती है। हे भगवान, ये चील हमें देख ना ले। ऐसे रानो चिड़िया सोच ही रही थी कि तभी रानो चिड़िया के बच्चों के पास वो चील आ जाता है। आज इन बच्चों को खाकर तो मजा ही आ जाएगा। रुकिए रुकिए चील भैया, आप यदि मुझे और मेरे बच्चों को खाएंगे तो आपका ना ही पेट भरेगा, ना ही आपको कोई स्वाद आएगा, क्योंकि हम सब छोटे पक्षी हैं। ये चिड़िया सच बोल रही है। ये और इनके 2 बच्चे बहुत छोटे हैं। चील भैया, यदि आपको अपना भूख मिटाना है तो चले जंगल में किसी बड़े पक्षी को ढूंढते हैं। ठीक है चिड़िया, चलो। लेकिन जंगल में कोई बड़ा पक्षी नहीं मिला तो मैं तुम्हें और तुम्हारा बच्चों को खा जाऊंगा। ऐसे बोलकर वो दोनों जंगल में बड़े पक्षियों की खोज में निकल जाते हैं। वो दोनों घने जंगल में चले जाते हैं और इधर उधर बड़े पक्षियों को खोजने लग जाते हैं। वो दोनों बहुत सारे जंगलों में घूमते हैं, लेकिन उन दोनों को कहीं भी बड़े पक्षी दिखाई नहीं देता है। तब थक हार कर रानो चिड़िया और वो चील एक पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। चील भैया, मुझे बहुत जोरों की पानी प्यास लगी है। मैं पास के कुएं के पास से पानी पीकर आती हूँ। ऐसा बोलकर रानो चिड़िया कुएं के पास चली जाती है और कुएं से पानी पीने लग जाती है कि तभी रानो चिड़िया को कुएं में अपनी परछाई दिखती है। तब रानो चिड़िया के मन में एक तरकीब आता है और पानी पीकर सीधे चील के पास जाती है। चील भैया, मुझे बड़ा पक्षी मिल गया, वो भी आपके जैसा चील है। वो चील कुएं में छुपे हैं। आप जल्दी से जाकर उस चील को मारकर खा जाएं। रानो चिड़िया के इतना बोलते ही वो चील कुएं की तरफ चला जाता है। जब वो चील कुएं के पास पहुंचकर कुएं के नीचे पानी को देखता है, तब उस चील को अपना ही परछाई दिखाई पड़ता है। तब वो चील अपना परछाई को देखकर बिना कुछ सोचे समझे कुएं में कूद जाता है, लेकिन कुएं के अंदर कोई बड़ा पक्षी नहीं मिलता। लेकिन कुएं में पानी होने के कारण चील का पंख पूरी तरह से भीग जाता है और वो चील कुएं में डूबकर मर जाता है। और रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में रानो नाम की एक चिड़िया रहती थी। रानो चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। आजकल जंगल में गर्मी का मौसम चल रहा था, इसीलिए जंगल के सभी चिड़ियाओं को दाना लेने के लिए दूर जाना पड़ रहा था। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं जाकर दाना लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर रानो चिड़िया दाना लेने के लिए चली जाती है। रानो चिड़िया बहुत दूर तक जाती है, लेकिन उसे दाना कहीं भी नहीं मिलता। तब रानो चिड़िया और भी आगे जाती है। तभी रानो चिड़िया को कुछ दाना मिल जाता है। तब रानो चिड़िया उस दाना को उठाकर अपने घर की तरफ निकल जाती है। मेरा भूख के कारण तो बुरा हाल हो रहा है। रानो चिड़िया, ये दाना तुम कहाँ से लाई? इस जंगल में तो दाना मिल ही नहीं रहा। हाँ गोरी बहन, इस जंगल में दाना नहीं मिलता, इसलिए मैं दूसरे जंगल से इन दानों को ले आई। लेकिन रानो चिड़िया, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मैं उतना दूर उड़ उड़ कर नहीं जा सकता। गोरी बहन, तुमको यदि दाना चाहिए तो उतना दूर तो जाना ही पड़ेगा। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गोरी कौवी आसपास में दाना ढूंढने के लिए लग जाती है। तभी कुछ दूर जाने पर गोरी कौवी को कुछ दाना पड़े हुए मिलते हैं। रानो चिड़िया तो मूर्ख है, इतना दाना यहाँ पर रहते हुए भी वो दूसरे जंगल दाना लेने गई थी। ऐसा बोलकर गोरी कौवी उन दाना को लेने के लिए जाती है, लेकिन गोरी कौवी को नहीं पता था कि पेड़ के पीछे एक चील बैठा हुआ है। जैसे ही गोरी कौवी दाना लेने के लिए जाती है, तभी वो चील
एक जाल गोरी कौवी के ऊपर फेंक देती है। मैं कितना देर से भूखी प्यासी अपना शिकार का इंतजार कर रहा था और अभी यदि फंसा तो वो भी काली कौवी। लेकिन कोई बात नहीं, आज मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, आज मैं इसे ही पकाकर खा जाऊंगी। नहीं नहीं चिल्ली, मैं बहुत पतली हूँ, इससे अच्छा आप एक मोटी चिड़िया को पकड़ लीजिए। मुझे खाने में भी कोई स्वाद नहीं आएगा। हाँ हाँ, मैं अपना हाथ में आया शिकार को कभी नहीं छोड़ता। ऐसे बोलकर वो चील गोरी कौवी को पकाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने लग जाती है। रानो चिड़िया, क्या तूने गोरी कौवी को देखा है? वो सुबह से गायब है, अभी तक घर वापस नहीं आई। हाँ हाँ कालू भैया, मैं जब दाना लेकर आ रही थी तब गोरी दाना लेने के लिए पहाड़ी की तरफ जा रही थी। ये सुनकर कालू कौवा तुरंत पहाड़ी की तरफ निकल जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि गोरी कौवी जाल में फंसी हुई है और दुष्ट चील गोरी कौवी को पकाने की तैयारी में लगी हुई है। तभी कालू कौवा उस चील के पास जाता है और बोलता है, चिल्दी, आपने बहुत अच्छा किया कि पकाने के लिए मेरा पत्नी गोरी कौवी को लिया। वो मुझसे बहुत लड़ाई करती है। ओ जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो आपसे कभी भी झगड़ा नहीं किया हूँ। मुझे पता है गोरी कौवी, तुम अभी चिल्दी के सामने झूठ बोल रही हो, लेकिन चिल्दी आप इसके बातों में ना आए। और हाँ, हम पक्षियों को पकाने के लिए एक सीक्रेट मसला होता है, उसे मैं अभी लेकर आती हूँ, उससे और भी स्वादिष्ट बढ़ जाएगा। हाँ हाँ कालू, तुम उस मसला को ले आओ, उसके बाद मैं तुमको थोड़ा बहुत चखने के लिए दे दूंगा। जी चिल्दी, मैं अभी गया और अभी आया। ऐसा बोलकर कालू कौवा जंगल की तरफ निकल जाता है और कुछ जहरीले पत्ते लेकर चील के पास आता है और उसमें उन जहरीले पत्तों को मिला देता है और बोलता है, चिल्दी, आप मेरा पत्नी को इसमें डालने से पहले आप स्वाद चेक कर ले कि अच्छे से नमक हुआ है या फिर नहीं। जिसके बाद चील चेक करने लग जाता है। जैसे भी चील चेक करता है तभी उसका जहर पानी पीने के कारण मौत हो जाता है और कालू कौवा खुशी खुशी अपना पत्नी गोरी को लेकर वहां से चला जाता है। इस कहानी से हमें सीखने के लिए मिलता है कि हमें कठिन समय पर घबराना नहीं चाहिए और अपने बुद्धि से काम लेना चाहिए।